बड़ा भारी पेपर, बोर्ड का पेपर है ना। ओ ऐसा देख लेना पक्का ना, 2 क्वेश्चन उनमें एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इनमें से मिलेगा पक्का। कौन सा वाला? 10 तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बट दिखाओ तो भैया, भैया दिखाओ तो। पेपर तो दिखा दो। किसी और पे पेपर है? क्वेश्चन नंबर 9 फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट। अच्छा हाँ, 15 डिग्री आंसर है इसका। बिल्कुल सही कट के आया। पानी दे दो यार, पानी किसने ले लिया? बॉटल किस पे है? देखो समझना ध्यान से। बिल्कुल ऐसी बनाया था तो बुक की तरह। अरे मैंने भी ऐसे तेरी कॉपी से बनाया कॉपी है, करो। देखो अच्छा मैंने भी ऐसे बनाया है। मान लो ये ट्रायंगल बनाया 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तीन रेज़ा 45 डिग्री पे आ रही है अलग अलग मीडियम्स में। इस वाले में तो इसने कितना बना दिया? 35 डिग्री एंगल बना दिया। इस वाले में इसने कितना बना दिया? 25 डिग्री। और इस वाले में कितना बना दिया इसने? 15 डिग्री। हाँ भाई तुम मत बोलो, बाकी बोलो। ये बताओ कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा इनमें से? ये वाला 15 डिग्री, यानी ये वाला मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें ही क्या होगी? सबसे कम होगी। तो बस क्वेश्चन में बात समझ में आती है। ये सबके क्या दे रखे थे? एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन दे रखे थे, रिफ्लेक्शन 35 25 15। इट मींस इसका एंगल सबसे कम है, तो इसी की डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हो, n1 अपॉन n2 अगर लिखा होता है तो ये क्या हो जाता है? v2 अपॉन v1, एंड यही क्या हो जाता है? साइन 2 वाला एंगल ऊपर लिखा जाता है और 1 वाला एंगल कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। बात समझ में आती है? इस टाइप से आपका चलता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी और एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, वेलोसिटी और एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और वेलोसिटी और ये क्या हो जाता है? आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो भाई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसके लिए एंगल भी ज्यादा होगा, और उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हमेशा कम होगा। बात समझ में आती है? तो इस तरह से आपको देखना था। क्लियर है? नेक्स्ट 10 11 10 तो किसी को नहीं पूछा? 11 का बी सर 10 भी बता दीजिए। बता ही देते हैं। 10th वाला तो वही है आपका। देखो इस टाइप के आपके 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। जब भी आपका, मैंने ये चीज हमेशा बता रखी है, आपका n2 है, यहाँ पे आपका लेंस है, मान लो कोई सा भी लेंस है। अच्छा ये वाला लेंस समझ में आ गया? एक मिनट रुको, इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये वाली चीज, एक आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है। तुम पे क्वेश्चन पेपर था? चलो कोई नहीं। प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर है, हाँ भैया। तो इसमें ये पूछा गया है कि इधर रखने पे कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, या इधर रखने पे कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, या किधर भी रख दो कॉन्वेक्स बिहेव करेगा। तो किस तरह भी रख दो आपका कॉन्वेक्स ही बिहेव करेगा। इससे मतलब नहीं है कि इधर प्लेन है, वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू वाला। हाँ तो 10th क्वेश्चन डिस्कस हो नहीं नहीं, 10 से पहले मैंने ये बता दिया। अच्छा ये तो एमसीक्यू है। बात समझ में आती है? 3rd वाला है, 4th वाला कुछ ऐसे क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्या होगा? हाँ जी, अभी रुको पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आती है? तो इसमें ज्यादातर बच्चों ने ये लिखा था कि जिस साइड से कॉन्वेक्स सरफेस है, ये इसी साइड से क्या करेगा? कॉन्वेक्स बिहेव करेगा, और दूसरी तरफ क्या करेगा? आपका नॉर्मल बिहेव करेगा। ऐसा ऐसे लिखा था? सही लिखा, चलो अच्छा। बात समझ में आती है? तो ये ऐसा नहीं है कि इधर से करेगा इधर से नहीं करेगा, इधर रखो, ये हमेशा क्या करेगा? कॉन्वेक्स नेचर ही इसका रहेगा। आंसर कौन सा है? इंडिपेंडेंट, वो बोथ ऑन बोथ साइड, इस टाइप से। अरे इंडिपेंडेंट वाला नहीं, सी ऑप्शन है कि आप ये सी है, सी है। ठीक है, और बताओ कोई और क्वेश्चन एमसीक्यू में? कोई 5वां 5 पांचवा क्या दिखाना और मुझे? छठा। फर्स्ट से देख लो। आ गए बस लिया क्या नहीं पांचवा क्या है? वो देख रही है। अच्छा और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चल रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। 40 आएगा फिर फर्स्ट टू थिन लेंसेज आर इन कांटेक्ट, ठीक 30 है। आंसर है। तो भैया जब भी आपके दो लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तो उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लग जाता है? 1/f net इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 की वैल्यू आपको साइन के साथ लगानी पड़ती है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव अगर होता है तो उसको आपको किस साथ लगानी है? आपके साइन के साथ। कॉनकेव के लिए f कॉनकेव क्या हो जाता है? आपका नेगेटिव होता है, और f कॉन्वेक्स कैसा हो जाता है? आपका पॉजिटिव होता है। बात समझ में आती है? कॉनकेव आपका क्या होगा? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स कैसा हो जाएगा? आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बस इसी में आपको क्या दे रखा है? दो लेंसेज की फोकल लेंथ दे रखी है,
ठीक है, टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट सच दैट द कॉम्बिनेशन हैज 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो एफ नेट की वैल्यू देख कितने दे रखी है आपका 15, और क्या दे रखा है आपको, हैज अ फोकल लेंथ, वन ऑफ देम हैज फोकल लेंथ 30। एक की फोकल लेंथ कितनी है 30 है, तो दूसरे की फोकल लेंथ बतानी है। कुछ इन्होंने बताया नहीं है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो हम सिंपली प्लस लेके कर लेते हैं। अगर बोलता कॉन्वेक्स कॉनकेव तब हम लोग देखते हैं। तो 1/f2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/f नेट माइनस 1/f1, 1/15 माइनस 1/30, एलसीएम एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1/30 आंसर आ जाएगा। तो यानी f की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 30 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड वाला जो इस साइड है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ऐसा कर लिया था, ये है ये चीज वो चीज। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, क्या है, हम लोगों ने बताया था बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है, अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका n2 है। ठीक है, देखो 3 केस है, n1 1/f का फॉर्मूला देखते हैं पहले। 1/f का फॉर्मूला क्या जाता है, μ2/μ1 मतलब n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस टाइप से आपका फॉर्मूला जाता है। हाँ ठीक है, हाँ चलो ये चला था फॉर्मूला। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, मान लो आपका कोई भी एक लेंस है, n2 तो अंदर वाला है, n1 क्या आपका बाहर वाला है। ठीक है, इस केस में हम लोग ने क्या बोला कि अगर बाहर वाला हमेशा क्या होगा, रेयरर होगा। बाहर वाला क्या होगा, हमेशा रेयरर होगा, है ना, रेयरर बात करूंगा, रेयरर होगा। अगर बाहर वाला रेयरर है, अंदर वाला डेंसर है, तो ये कॉन्वेक्स का नेचर कॉन्वेक्स ही रहेगा। मतलब अगर कॉन्वेक्स आपका किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो हमेशा क्या रहेगा आपका, कन्वर्जिंग रहेगा। अगर बाहर वाला हल्का है, अंदर वाला क्या भारी है। कौन सी डायरेक्शन? लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, मैंने बाबा आपसे ये पूछता गया था कि अगर μ2 हल्का हो जाए, μ1 भारी हो जाए, मतलब बाहर वाला डेंसर है, अंदर वाला क्या आपका रेयरर है, अंदर वाला क्या आपका रेयरर है और बाहर वाला क्या आपका डेंसर है। मतलब ऐसा मान लो कि ये पानी का बना हुआ है और ये क्या है आपका बाहर वॉल ग्लास है, बाहर क्या आपका ग्लास है। यार तुम्हें भी नहीं पता था क्या लेता बनी। कोई बोल रही थी मैं तुमसे। मानना होता ना, आवाज मुंह से नहीं निकालनी होती है, आनी चाहिए आवाज, साउंड इफेक्ट नहीं। ठीक है, यहाँ से समझ में आता। अगर आपका μ2 हल्का है, मतलब बाहर वाला क्या है आपका ग्लास, अच्छा बाहर वाला तो अच्छा, हाँ μ2 क्या है आपका, μ2 हल्का, यानी लेंस के अंदर वाला क्या हो जाए आपका हल्का मीडियम है और बाहर वाला क्या आपका भारी मीडियम है। तो ये चीज मैंने बार बार डिस्कस करी थी। ये क्या कर देता है, अपना मीडियम पूरा चेंज, नेचर क्या कर देता है चेंज। कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बना था कि अगर μ2 और μ1 दोनों एक जैसे हो जाए तब क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल हो जाए, मतलब अंदर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और बाहर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने इस लेंस को पानी का बनाया और पानी के अंदर इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया। पानी का बनाया, पानी के अंदर क्या कर दिया आपने, डिप कर दिया। तो उस केस में होता क्या है, 1/f का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है μ2/μ1 माइनस 1। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर कितना रहेगा 1, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई है 0, और f की वैल्यू क्या जाएगी 1/0। ठीक है, यहाँ पे शायद तुमने क्या लास्ट क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में f की वैल्यू 0 लिख दिया शायद, है ना। वो f की वैल्यू 0 नहीं होगी, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0 हो जाएगी। 1/f की वैल्यू 0, f की वैल्यू 1/0, और ये कितना हो जाएगा आपका इंफिनिटी। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है। तो यही है मतलब आपके इस वाली चीज के लिए, इसके लिए, इस लेंस के लिए फोकल लेंथ कहां चली गई आपकी इंफिनिटी। मतलब ये कर्व सरफेस बची नहीं है, ये क्या बन गया आपका एक प्लेन मिरर बन गया, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा कहां रहती है आपकी इंफिनिटी पे रहती है। ये चीज समझ में आता है सब कुछ अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका ये वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा कि हम लोग किस मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि एक लेंस आपकी किसकी तरह काम करने लग जाए, थिन शीट की तरह काम करने लग जाए, मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी इंफिनिटी। आता सर में पक्का सबको आता सर में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.47 ही हो जाएगा, क्योंकि उसका अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है,
तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना होना चाहिए आपका 1.47 ही होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या वही है? वाला जो सी वाला जिसका आंसर था। ठीक है, ये हो दोनों गया। साइड से। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ ये वो वाला था मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन। भैया इसमें ऐसे नहीं बोला गया कि मिनिमम डेविएशन है, इसमें ये बोला गया कि आपका प्रिज्म है उसमें ऐसे लाइट आई, लेकिन जो अंदर वाली रे है वो इसके जस्ट क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। और ये कंडीशन कब आती है? फॉर मिनिमम डेविएशन। फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिन अगर होता है, ये होता है डेविएशन, अगर इसकी वैल्यू कम से कम होगी तो आपका क्या हो जाएगा, जो अंदर वाली रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, तो रिफ्रैक्टेड रे बेस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, डेल्टा मिन की दो कंडीशन है, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस, एक तो ये कंडीशन हो जाती है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, I1 इज इक्वल्स टू I2। इंसिडेंट एंगल, जो यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल बन रहा होगा और जो यहाँ पे आपका क्या बन रहा होगा, इमर्जेंट एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल इक्वल होंगे डेल्टा मिनिमम के लिए। और वही वैल्यू पे क्या दे रखी है आपको, 45 डिग्री दे रखी है। ठीक है, इस टाइप से आपका ग्राफ है, ये हम लोगों ने ग्राफ बोला था एग्जाम में, ग्राफ डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आई मेन हो जाएगा, आई हो जाएगा 45 डिग्री, कि मिनिमम डेविएशन कितने पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है? फिर ये फोकल लेंथ वाला आ गया, म्यू दे दिया। फोर्थ वाला इसी की तरह, फिफ्थ सॉरी वाला। फिफ्थ वाला इसी की तरह होगा, सेकंड क्वेश्चन की तरह शायद। फार्मूला ठीक, व्हाट ही आंसर है। चलो देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। A thin length इतना 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 is imagined इतना, अच्छा नहीं है तो अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला। भैया समझ में आने वाले क्वेश्चन से नहीं आ रहे थोड़े, और मैं फिर बोल रहा हूँ एक और टेस्ट होगा जल्दी, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा तैयार रहना। लेवल यही रहेगा अगले संडे के बाद, इस मतलब 24 के बाद, जैसे 25 में मिला मैंने देनी वो अब से लिख के ना चाहिए अगर पेपर हो गया तो। चलो समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, और जिसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5, लेकिन ये तब है जब ये आपका हवा में हो। अगर हम लोगों से बोला जाए यही लेंस में किस में डिप कर दूं, पानी के अंदर डिप कर दूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3 है, अंदर का तो 1.5 ही है, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी वो बताओ, एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी वो बताओ। क्लियर है? इस टाइप पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी मिल जाता है आपका, तो 1/f का फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सही वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो था वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने तो उसका आंसर ही नहीं निकाला। तो 1/f नहीं बता, सही आया था। 1/f इक्वल्स टू रट जाए था, हां ठीक है, तो न्यूटन अपॉन म्यू1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हवा वाले केस के लिए लगा रहे हैं, एयर वाले केस के लिए लगा रहे हैं, तो 1/f की वैल्यू क्या जाएगी 10, μ2 की वैल्यू क्या है, μ2 अंदर वाला होता है वो हो जाएगा 1.5, और बाहर कितना है एयर, तो उसका कितना आएगा 1 माइनस 1, और 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे रहने देंगे। कभी भी आपको एग्जाम में इसको नहीं छोड़ना अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसी हवा में, हवा में लगाइए, है ना। अब हम किस में लगाएंगे, सेम चीज हम लोग पानी में लगाएंगे, 1/f डैश, तो ये कितना आएगा 1.5, μ2 अपॉन μ1, इस बार μ2 क्या 1.5, और अंदर बाहर का म्यू क्या 1.3 माइनस 1। शायद किसी बच्चे ने ये किया है कि जब बाहर वाला केस लगाया तो 1.5 की जगह 1.3 कर दिया, शायद किसी ने, ऐसा कोई है? ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है, कहाँ का चेंज हुआ है, बाहर का। अंदर वाला तो 1.5 है, μ2 अभी भी 1.5 है, बाहर कितना हो गया आपका 1.3 माइनस 1, और ये कितना होगा 1/r1 माइनस 1/r2। देखो इस चीज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ये वैल्यू जो थी लेंस की इधर वाली रेडियस और इधर वाली रेडियस जो हवा में थी और जो पानी में, वो दोनों क्या रहेंगे सेम, तो हमने इस चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ा। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, हम इनको डिवाइड करा देते हैं, हमेशा ये करना आपको एग्जाम में, इसको क्या करना है डिवाइड, ये मत करना सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू इधर से उधर, वो टफ पड़ेगी। R1 और R2 का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। हाँ तब कट जाएगा, बात समझ में आती है, हाँ क्या इधर से ऊपर मैंने तो भैया R1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकाली। हाँ मैंने भी हाँ उसी की वो टफ पड़ेगा आपको को। तब इसका आंसर ही नहीं निकल कौन सा वाला, कोसी और वैल्यू निकाल के नहीं, हमको टफ पड़ता है थोड़ा सा, मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको ये ज्यादा इजी पड़ेगा, बाकी आप लोग देख लो घर पे, दोनों मेथड ट्राई करके देख लेना। तो वाला कर लो ना।
तो ये 1/f की वैल्यू ये हो गई है, और अब हमने क्या क्या इसको भी डिवाइड कराया f डैश और इसको भी डिवाइड कराया। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली चीज तो पूरी पूरी खत्म, डिवाइड में सेम सेम, ऊपर के डिनोमिनेटर में भी है। ये चीज क्या है 1/10 अपॉन 1/f डैश इट इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, तो कितना होगा 0.5 अपॉन में क्या बचा 1.5 अपॉन 1.3 माइनस 1। ये चीज बताओ सर में आती है? ये वाली चीज सबसे ऊपर जाएगी 10 नीचे आ जाएगा, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा f डैश अपॉन 10, और यही वैल्यू कितना है 0.5 अपॉन में कितना हो गया, इसको पॉइंट से पॉइंट कटा, अब आपको इसको काटोगे तो 1.1 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना आएगा 1.1 आ जाएगा, 1.13 या 1.1 ऐसे कुछ आएगा। तो ये कितना हो गया आपका अपॉन में 1.1 माइनस 1, तो कितना हो गया 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा, तो f डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, यानी लगभग 48 लगा दो उसमें, क्योंकि यहाँ पे 6 वाला 50 है, हाँ लगभग, हाँ लगभग। ओह, बात समझ में आती है? पक्का? आप उससे भी करके देख, उससे भी हो जाएगा है, अप्रॉक्स में भी आएगा। अप्रॉक्स में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट 1.1 का अप्रॉक्स दिया हुआ है। आपने मेरा ये चाहिए अगर हम लगाना होगा, ये सही है। नहीं, मैं लाई नहीं, अब छोड़ो। हाँ ठीक है, जब आप इसको कट करोगे तो आपको यहाँ पे 1.13 आएगा, जब 1.13 आएगा माइनस 1 करेंगे तो 0.13 बचेगा, फिर आपका जब लोगे तो 48 के आसपास आएगा, 48 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर वाली चीज? ये कितना हो गया आपका 50 इसकी फोकल लेंथ हो गई है। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। वो भी ऐसे 1 नंबर पे? नहीं, 2 नंबर का आते जनरली, और किसी के साथ मिक्स होकर आते वाला ये क्वेश्चन आपने 1 नंबर में क्यों दिया? है तो था, MCQ। बनाया गया, आते ही ऐसे क्या हो ना, आपने टेप किया भैया आप जब कॉपी चेक करते हो तो आप खुद आंसर निकाल के चेक करते हो, बुक में से टिपते हो? कुछ कुछ टिपता हूँ, कुछ कुछ जो मुझे मालूम है, जो टिपने वाला वो टिप लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन था आपने टिपा था यार? नहीं, ये तो भाई ये तो पुराना है, कुछ कुछ क्वेश्चन टिपा। हाँ, पता चला मैंने कैलकुलेशन कर, मैंने खुद गलत कर दिया। अच्छा, आप खुद करते हो? कभी कभी और कभी मैं कभी टिप लेता अधिकतर टिपता है। हाँ भैया, याद है सर में आ गया आपका 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। ओके, ये पेपर पर है ना, एक नहीं है, इसको दे, अल्लाह मुझे भी तुम पे भी नहीं है पेपर? यही वाला मुझे दे। पीछे से देखो। एनी जब आज बोला था पेपर डिस्कस होगा, हमारी पे तुम खुद तो लाई। ये मेरा ही है, क्या देख रहे हो आप मुझे? नहीं, डांट कैसे रही है भाई? हम तो डांटे नहीं है, तुम डांटने में लगे बड़े बच्चों को है। सब पीटेंगे हाथ पकड़ के, जीने पे सबसे आगे दुई चलेगी और सब पीछे चलेंगे। An equilateral prism is in condition of minimum deviation. The angle of incidence is 4/5 times the prism angle. ठीक है। Equilateral prism 60 डिग्री है, यानी इक्विलेटरल का मतलब एपेक्स एंगल कितना हो गया उसका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, इंसिडेंट एंगल आई है ना, इज 4/5 टाइम्स, आई इज 4/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा, ऐसा दे रखा है। ये इसमें पढ़ो, प्रिज्म एंगल ए 4/5 टाइम्स। नहीं रे, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री If है। incident angle is 4/5 times of prism angle, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी है 60 है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 4/5 इंटू 60। ये मालूम है 60 कैसे है? मैंने भी ये मालूम है 60 क्यों है? क्योंकि आपका इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल का सारे एंगल 60। ये कितना हो गया 12 टाइम्स 12 4 48। ठीक है, तो एंगल आई की वैल्यू कितना आ गया 48 डिग्री आ गई है। यहाँ तक समझ में आता है? अब आगे क्या बोला, हमसे क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा मीन, डेल्टा मीन ना, डेल्टा मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता। डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू 2i कर लेंगे और फिर 2i में से a को माइनस कर देंगे और डेल्टा नहीं, आई और ई की वैल्यू सेम होती है।
डेल्टा मीन इक्वल टू 2i माइनस a डेल्टा मीन इक्वल टू 2i माइनस a अपॉन, अपॉन की कुछ जरूरत नहीं है। बस इतना ही है। हाँ, नहीं फॉर्मूला बता, जरूरत क्या? डेल्टा प्लस a इक्वल्स टू i1 प्लस i2 भैया, पढ़ा। किसी को मालूम है वाला डेल्टा मीन का फॉर्मूला? अरे कॉपी है कॉपी में मेरे से पास। देख के बता दो यार, इस भरोसा। डेल्टा प्लस a अपॉन 2 इक्वल्स टू i होता है। अब i के फॉर्मूले से निकाल दो डेल्टा का क्या होगा। हाँ यार, ये ना। अरे हाँ तो यही तो होगा। i इक्वल्स टू डेल्टा, हाँ तो ये फॉर्मूला था ना, i इक्वल्स टू डेल्टा प्लस a अपॉन 2, ये है फॉर्मूला। सिंपलीफाइड सीधा सीधा बता नहीं नहीं, तो ये फॉर्मूला है ना, तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। फॉर्मूला ये है, ठीक है बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। सही बोल दिया रे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? 48। 48 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 60 अपॉन 2, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 96 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा 36। ज्यादातर 48 लगाए ना आंसर, ज्यादातर ने। मैंने मैंने तो तुक्का लगाया था, मेरा आंसर रट इसके बाद आई क्या फॉर्मूला आता है मुझे? अबे रट के आई, मतलब चल लगा ले शायद। क्या फॉर्मूला आता है मुझे? अगला पेपर ऐसा दो ना, इसकी सोच से बाहर। वही मैं सोच रहा हूँ। इसकी सोच से तो वो हमारी दुनिया से बाहर है। नहीं मैडम, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बाहर से देते वहीं पे मार्क खा गया बस। क्या वो क्वेश्चन गलत नहीं था? वो उस क्वेश्चन में मैंने नीचे मल्टीप्लाई में 4 हटा दिया। हाँ क्योंकि वो खुद करना पड़ रहा था। वो जल्दी बाजी में अगर आज से मालूम है तो किया। उसका भी कर देता है। अच्छा वो एलसीएम लेते हुए ना नीचे से 4 मल्टीप्लाई में से हट गया। सो बस क्या बताऊं इसके, कहाँ से बहुत बड़ा वाला रत्तू तोता है। सही है। चलो भैया 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 आपने कल बताया था। चलो 7th 8th 9th 10th हो जाएंगे। अब किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ 11 का भी। 11th का भी, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th का फर्स्ट पार्ट पढ़ लो एक बार। ओए स्वाति, क्वेश्चन पेपर दे दो पीछे वाले को। एक बार पढ़ लो 11th पूरा क्वेश्चन। ए पार्ट तो उसका आसान है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्या बोला गया हम लोगों से प्रिज्म नहीं, प्रिज्म नहीं, रेड कलर की लाइट को लेंस है, ब्लू कलर की लाइट से लेंस है। रिप्लेस कर दिया एक लेंस से। वो भी डाइवर्जिंग है। हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या काम किया, उसमें एक रे आ रही थी, कोई बात नहीं। उसमें क्या बोला गया है कि अब इसकी पावर बताओ, इसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात फोकल लेंथ नहीं बतानी आपको, पावर बतानी, पावर पे बताना है, ठीक है। इसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसको एक ऐसे मीडियम में डिप कर दे जहां का बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ1 जो हो जाए वो बड़ा हो जाए μ2 से। तो इसका तो आंसर आपको मालूम है, ज्यादातर ने आंसर सही भी लिखा है। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अंदर का कम हो जाएगा, तो अपना क्या कर देगा, डेंसिटी वो चेंज कर देगा, अपना नेचर चेंज कर देगा, कन्वर्जन बन जाएगा। फॉर्मूले में म्यू m अपॉन म्यू g होता है। हैं फॉर्मूले में μ2 अपॉन μ1, म्यू 2 क्या होता है? ग्लास का मीडियम ये होता है लेंस का और ये होता है आपका बाहर का। अच्छा मैंने गलत करा, आपका बढ़िया आंसर में आता है। लेकिन इसमें भी आपको कैसे पावर पे बताना पूरा पूरा, आप क्या बोलोगे, सिंपल पावर क्या बोलता है 1/f। f क्या हो जाएगी पहले बताओ। अगर बाहर का मीडियम बढ़ने लगता है तो f की वैल्यू क्या होने लगती है, f क्या होने लगता है आपका डिक्रीज होने लगता है। f की वैल्यू क्या होने लगती है आपकी डिक्रीज होने लगती है। हाँ हाँ, f की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। और जब f की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपकी p की वैल्यू क्या होने लगेगी, आपकी इंक्रीज होने लगेगी। ये चीज ध्यान रखना कि मीडियम तो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आपसे इसको नोट करना चाहो नोट कर लो अपनी कॉपी में। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मतलब मीडियम व्हेन μm इंक्रीजेस, अगर μm की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि जरूरी नहीं वो बाहर वाला गाढ़ा हो जाए, अंदर वाला आपका लाइटर है, वो है आपका बाहर वाला अभी भी लाइटर है, अंदर वाला अभी भी डेंसर है, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू क्या है आपकी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। मतलब पहले इसकी वैल्यू 1 थी, अब 1. अंदर वाले की 1.5 है, अंदर वाला ग्लास। अभी पहले बाहर वाले की कितना था, 1 था, फिर 1.1 हुआ, फिर 1.2 हुआ, फिर 1.3 हुआ। अगर ऐसे ऐसे वैल्यू चेंज हो रही है बाहर वाले मीडियम की,
तो उस केस में क्या होने लगेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बढ़ने लगता है बाहर वाला, तो एफ की वैल्यू क्या होने लगती है, उसकी डिक्रीज होने लगती है। फोकल लेंथ क्या होने लगेगी, उसकी डिक्रीज होने लगेगी। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है तो उसकी पावर क्या होने लगेगी, आपकी इंक्रीज होने लगेगी। नेगेटिव पॉजिटिव में बताना। क्या चीज, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव इन द सेंस मतलब हाँ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव बताइए। जब इंक्रीज होगी, ऐसे अभी नेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक बाहर वाले की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब वो बाहर वाले की वैल्यू चेंज आएगी तब इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ठीक है, जब तक वैल्यू बढ़ रही है लेकिन अंदर वाले से कम है तब तक उसकी वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज नहीं आएगा, बस उसकी वैल्यूज बढ़ेंगी। क्लियर है वाली चीज? हाँ भैया, यहाँ तक समझ आ गया पक्का। सेकंड पार्ट देखो, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादातर का गलत गया है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया हम लोगों से, अगर हम लोगों ने इसी लेंस में, अभी तो रेड लाइट आ रही थी पहले, राइट से वॉयलेट आ रही है ना, पहले रेड थी फिर वायलेट आई। पक्का। नहीं, इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय हाँ, वॉयलेट। तो पहले रेड लाइट आ रही थी, पहले रेड लाइट आ रही है, उसको हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया, उसको वॉयलेट में चेंज कर दिया। अगर रेड से वॉयलेट में जाओगे तो कैसे कैसे चेंज होगा, वो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा क्योंकि हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, प्रिज्म वाली चीज में पढ़ा था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, म्यू क्या हो जाता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैम्डा के। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक वैल्यू समझ में आती है? ठीक है, तो वही मैंने बोला क्या कि अब आपका पहले रेड लाइट थी, लैम्डा आर था, फिर क्या हो गया आपका, लैम्डा वी हो गया। किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, लैम्डा आर की। बताओ। लैम्डा आर ज्यादा होता है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा होती है, और वॉयलेट की क्या जाती है, सबसे कम होती है। जब लैम्डा आर की वैल्यू बढ़ गई है तो म्यू आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, म्यू वी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले क्या था, कम था, वॉयलेट लाइट के आने की वजह से अब क्या हो जाएगा, उसका वॉयलेट लाइट के आने की वजह से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां तक समझ में आता है पक्का? तो अब फॉर्मूला यहां से आएगा 1/f इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। और 1 हम डायरेक्टली पावर पे देखते हैं, 1/f की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पावर लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इक्वल्स हो गया μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, और यहाँ पे ये चल रहा है जो चल रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोला, μ2, देखो लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। पहले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया जाता था, म्यू आर लिया जा रहा था। अब उस म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, म्यू वी हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। ये जो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? तो पहले आपका क्या था, रेड कलर का था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब किस कलर का होगा आपका, ब्लू वॉयलेट कलर का। और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम होती है। वॉयलेट कलर, सॉरी, वॉयलेट के लिए आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो पी की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, आपकी इंक्रीज होने लगेगी। बात समझ में आती है? यहां तक समझ में आता है? तो इस तरह से आपको देखना है। क्लियर है वाली चीज, सबको समझ में आया? यहां तक बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। कल से टाइम आपका 7:45।